हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट एस्पिरेंट्स। तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए। कल हमने करे थे, अच्छा पहले बता देती हूँ जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हम इससे पहले रिसर्च की हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है आपकी, जिसके अंदर हम रिसर्च यूनिट पेपर 1 से के पीवाईक्यूज को कर रहे हैं, जो अभी आपके 2023 में जितने भी आपके प्रीवियस सेट में क्वेश्चन आए हैं, मॉर्निंग और इवनिंग सेट दोनों के ही अंदर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 21 फैब के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आज हम करेंगे 22 फैब के क्वेश्चंस को कवर। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, रिसर्च की प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे, तो प्लीज उनको जाकर देखिए, थोड़ा सा प्यार दीजिए और इस वीडियो पर बने रहिए। चलिए, आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल ये रहा। गिवन बिलो आर टू हाइपोथेसिस। बता दो, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझे बता दो तुम कमेंट के अंदर कि मैंने नहीं बोला था कि हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आएगा। टाइप 1 एरर से, टाइप 2 एरर से क्वेश्चन आएगा, मैंने नहीं बोला था ऐसा। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना। चलो ये देखो, ये आपका जो है ये टाइप 1 और टाइप 2 एरर का क्वेश्चन है। चलिए, इफ वी एक्सेप्ट हाइपोथेसिस व्हेन इट शुड बी रिजेक्टेड। इट शुड बी रिजेक्टेड का मतलब क्या हो गया? वो क्या था आपका? फॉल्स। फॉल्स को हमने क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है। यानी कि जब हम, हमारी हाइपोथेसिस क्या होती है? गलत होती है, उसके बाद भी हम इसको क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये कौन सा एरर होता है? टाइप 1 होता है ये? जी नहीं, टाइप 2 होता है ये। बताया नहीं था कि भैया गलत है, उसके बाद भी एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि पता है तुम्हारे घर के अंदर सांप है, फिर भी तुम चले गए घर के अंदर, तो वो ज्यादा डेंजरस है ना। तो इसलिए क्या होता है, जो टाइप 1 टाइप 2 एरर होता है वो आपका मोर डेंजरस, ज्यादा खतरनाक होता है। चलिए, तो यानी कि स्टेटमेंट 1 तो आपकी गलत है। इफ वी रिजेक्ट द हाइपोथेसिस व्हेन इट शुड बी एक्सेप्टेड। शुड बी एक्सेप्टेड यानी कि वो क्या थी आपकी? ट्रू। आपकी कोई हाइपोथेसिस ट्रू थी, उसके बाद भी आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये तो आपका टाइप 1 एरर है। इन्होंने ये, पता है, लिखा दोनों में सही है, लेकिन ये गड़बड़ कर दिया है। ये जल्दबाजी वाले क्या होंगे, इसको सही कराएंगे, क्योंकि वो अरे हाँ ये होता है, हाँ ये होता है, ये होता है। आगे तो पढ़ लो, लिखा क्या हुआ है इसके उल्टा लिख दिया इन्होंने। ये टाइप 1 का टाइप 2 में लिख दिया, टाइप 2 का टाइप 1 में लिख दिया, तो दोनों गलत हो गए आपके। तो यानी कि बोथ स्टेटमेंट एंड 1 एंड सेकंड आर फॉल्स। करेक्ट आंसर हो गया आपका सेकंड। आगे देखिए, ये चूजा जैसा सा सवाल था ये आपका। चलिए देखो, ये है आपके इस बार के नए कंसेप्ट जो आपने करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर आर यूज फॉर चेकिंग प्लेगरिज्म। मैंने आपको इसके अंदर बताया था जब हम आईसीटी कर रहे थे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जितने भी हैं आपकी, इनपुट यूनिट, आउटपुट, इन सभी के क्या है नेम लिख लो, वीडियोस के फॉर्मेट, इमेज के फॉर्मेट। इन्होंने, मैंने बोला था वहां से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा इस बार घुमा दिया है, बहुत क्वेश्चन आए हैं इस बार इस तरीके से। प्लेगरिज्म के आपके सॉफ्टवेयर कौन से हैं? ठीक है, रिपोर्ट में आप एब्रीवेशन, एब्रीवेशन वाले तो इतने क्वेश्चन आए हैं आपके इस बार, तो यानी कि नेक्स्ट टाइम भी क्वेश्चन पक्का 100, क्या मैं 200% बोल रही हूँ, क्वेश्चन आएगा आपका एब्रीवेशन से, इनमें से कोई कहीं ना कहीं किसी भी शिफ्ट में आएगा जरूर आपका। तो ये चलिए, ये मैं समझ सकती हूँ कि सारे याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है आपको, तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैंने जो ये वाली चीज है ना, ये वाला तो मैंने लिखवाया था आपको कि जो उरकुंद है एक प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर होता है। अब प्लेगरिज्म, चलो तुम्हें ये तो बता दो पहले, प्लेगरिज्म होता क्या है? किसी के कंटेंट को कॉपी कर लेना, जैसे तुम रील को कॉपी कर लेते हो ना दूसरों के कंटेक्स्ट में, ऐसे ही अगर आपने किसी का रिसर्च के अंदर बहुत सारी वेबसाइट से उठा उठाकर अपना रिसर्च का थीसिस बना दिया, वो चेक होगा, उसके अंदर सारा निकल के आ जाएगा कहाँ कहाँ से तुमने लिया है, तो यही होता है आपका प्लेगरिज्म। तो ये चीज को इनको चेक करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? उरकुंद तो है ही आपका, यानी कि ये देखो कितने चालू हैं, डी डी डी, यानी कि ये वाला खत्म आपका। ठीक है, इसके अंदर अब जो ये है, इसके यहाँ से आप ऐसे ये ईव्यू तो है ही नहीं आपका, ईव्यू नहीं है। आप थोड़ा बहुत तो लगा लेना, मुझे तो पता है, जैसे ईव्यू आपका नहीं है तो बी वाला काट दो आपका। बी वाला काट दोगे तो चलो ये भी गया आपका यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या बचा देखो, यानी कि डी और ई तो आएगा ही, ई भी है और आपका डी भी है। आपने सपोज करना है स्कोपस क्या होता है, ये तो वो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है शायद, ये कोई आपका स्कोपस जो होता है आपका, तो यानी कि ए आपका ये हो गया आंसर आपका थर्ड। तो इसमें क्या करना है, आपने बाकी के जितने भी सॉफ्टवेयर के नेम है उनको आपने लिख लेना है। अब उनको तुम लिखोगे, चलो ठीक है यार, हम दे देंगे तुम्हें, हमें तो करना ही पड़ेगा। ये लो जी, ये रहे सारे। ठीक है, यूनिटम, ग्रामरली, प्लेगरिज्म चेकर, कॉपी स्केप, प्लेगरिज्म, इनको अब याद कर लेना भाई, नेक्स्ट बार क्वेश्चन बन सकता है इनसे। अगर थोड़ा और डीपली में पढ़ना है, तुम्हारा इतना मन कर रहा है और पढ़ने का, तो इनके बारे में अगर तुम दो दो लाइन और पढ़ लोगे तो और ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगली बार हो सकता है कि इनके बारे में पूछ लिया जाए आपसे कुछ। जैसे कि ये चार है तो इनका तो तुम इनका लिखो मत लिखो, इन चारों की दो दो लाइन जरूर लिख लेना, दो दो लाइन यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है कल अगली बार तुमसे पूछ ले कि ईवी के अंदर क्या होता है, स्कोपस को कहाँ यूज किया जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है आपका। चलिए
अब आ गया आपका 13th क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज टू मेजर रिलायबिलिटी इन रिसर्च? खड़ाया हुआ है कि नहीं? बिल्कुल खड़ाया हुआ है। तुम्हें ये कराए थे इसके मेथड्स, रिलायबिलिटी के, वैलिडिटी के भी मेथड कराए थे। अब इसका तो आंसर तुम दे दो मुझसे पहले, बताने से पहले कमेंट बॉक्स के अंदर, या छोड़ दो इस क्वेश्चन को। भाई बहुत इजी था। टेस्ट टेस्ट, स्प्लिट हाफ, इंटररेटर, ये क्या है आपके रिलायबिलिटी के तो मेथड थे सारे। इसमें एक ही टेस्ट को आप बार बार टेस्ट करते हो, टेस्ट टेस्ट। स्प्लिट हाफ में क्या करते हो, एक टेस्ट को आपने दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है और उसको आप टेस्ट कर रहे हो। इंटररेटर में क्या होगा, एक ही टेस्ट को, यानी कि सेम टेस्ट डिफरेंट मेंबर, एक ही टेस्ट को अलग अलग मेंबर यूज करेंगे, अलग अलग साइंटिस्ट या फिर कोई भी अलग अलग बंदे आपको उस टेस्ट को करेंगे, तो वो हो गया इंटररेटर। एक ही टेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर रिलायबिलिटी चेक की है, स्प्लिट हाफ। एक ही टेस्ट को दोबारा सेम बंदे ने, सेम टेस्ट सेम मेंबर बाय द सेम मेथड, सेम टेस्ट सेम मेथड, वो क्या होगा आपका टेस्ट डिटेल्स। दिस ऑल थ्री आर द मेजर्स ऑफ रिलायबिलिटी इन रिसर्च। ठीक है, इस बार रिलायबिलिटी से आ गया है, अगली बार हो सकता है वैलिडिटी की मेजरमेंट आ जाए आपके, कुछ भी हो सकता है। या फिर ये पूछा जाए कि स्प्लिट हाफ में क्या होता है आपका, इस तरीके से। तो मैंने तीनों बता दी ना क्या होता है तीनों के अंदर। और वैलिडिटी के तो खुद भी कर लेना थोड़ा बहुत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए क्या बोलती है पब्लिक, BCD, टेस्ट डेटा, स्प्लिट हाफ, इंटररेटर। कितने मजे चाहिए यार तुम्हें, रिसर्च के अंदर तुम डरते हो खामखा, कोई डरने वाली बात नहीं है। ये देखो, बोला था नहीं बोला था, टेस्ट से क्वेश्चन बनेगा। पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक से, ये टॉपिक ही तुम्हारा ऐसा है। हाइपोथेसिस, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक तुम्हारा, प्रोबेबिलिटी, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ठीक है। रिसर्च की प्रोसेस कल करी थी ना, मैंने जितने क्वेश्चंस बताए थे सभी आए हुए हैं तुम्हारे यहाँ पर भी। देखो ये टॉपिक सारे बताए हुए थे, सारे आए हुए हैं तुम्हारे। तो कर लो, इनको ढंग से कर लो थोड़ा और, ठीक है। टी टेस्ट क्या बोलता है आपका, अप्रोप्रिएट ओनली व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल बीइंग मेजर्ड आर कॉन्टिन्यूअस। कि यहाँ पर क्या होता है, जो टी टेस्ट होता है वो सिर्फ तभी अप्रोप्रिएट होता है जब आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं आपके बीइंग मेजर आर कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस में हम उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये तो गलत लग रहा है मुझे भाई, कंटिन्यूअस में तो जरूरी तो नहीं है टी टेस्ट में कंटिन्यूअस ही आपके डिपेंडेंट वेरिएबल, आपकी डिसकंटिन्यूअस भी होते हैं, आपके इंटरवल में भी हो सकते हैं आपके। चलो फॉल्स है ये तो हो गया फॉल्स। chi-square statistics allow us to test hypothesis using both continuous and ordinal data। chi-square टेस्ट में क्या है आपका बेसिकली, नहीं ये गलत है आपका, यूजिंग बोथ ऑर्डिनल डेटा का यूज नहीं होता है यहाँ पर। चलिए इसका आंसर देखते हैं आपका। स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड सेकंड तो फॉल्स है, वो मैंने फॉल्स ही बताई है आपको, ठीक है। ये ट्रू, ये गलत है फिर आंसर भाई। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार इसकी। ओनली, एक तो जो ओनली वाली चीज है जहां पर आ गई ना तुम्हारी, समझ लो वो ना 90% तो वैसे ही गलत हो जाती है ओनली वाली। क्योंकि कोई भी चीज ना स्पेसिफिक में नहीं होती है, कोई भी चीज आपकी आप उसको बांध के या थोड़े से कंटेक्स्ट में नहीं रख सकते हो, तो ओनली वाले ऑलमोस्ट गलत ही होंगे आपके। ओनली, एक्सेप्ट, रेदर, ये सब ये थोड़े नेगेटिव उसमें आ जाते हैं। देखो अब इसमें देखते हैं आप, ये देखिए इसका प्रूफ ये रहा। T-tests are primarily used to compare the mean of two group and conditions determine if there is a statistical significance difference between them। ये तो आपकी वो क्या है, while they are commonly used for continuous variable, they can also be used when dealing with categories discrete variable। यानी कि continuous नहीं, discrete variables के अंदर भी आप इनको यूज कर सकते हो T-test को। तो यहाँ पर उसने लिखा था only, ठीक है। अगर वो ओनली वर्ड नहीं होता ना तो वो वहां पर क्या हो जाता, सही हो जाता एक तरीके से कि ठीक है हम कंटिन्यूस के अंदर टी टेस्ट को आप यूज कर सकते हो। लेकिन उसने लिखा ओनली, सिर्फ कंटिन्यूस में ही वेरिएबल में ही होगा, बाकी किसी में यूज नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। टी टेस्ट को आप कैटेगरी के डेटा में, डिस्क्रीट डेटा में, सभी के अंदर यूज कर सकते हो। अब जो ये चीज है ये तुम्हारा काम है, तुम्हें PDF मिल जाएगी, मुझे व्हाट्सएप पर या तो मैसेज कर दो या फिर मैं एक चैनल बना देती हूँ उसके पास मुझे वो कर देना। व्हाट्सएप चैनल ही थोड़े टाइम में मैं बना दूंगी वहां पर, या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप ज्योति सैनी के नाम से सर्च करोगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहां पर तुम्हें ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। मुझे टेक्स्ट वहां पर। चलिए अब इसमें देखो समरी में आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, काई स्क्वायर में देख लो। काई स्क्वायर टेस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस इन्वॉल्विंग कॉन्टिन्यूस। इन कॉन्टिन्यूस के डेटा के अंदर हम क्या करते हैं, काई स्क्वायर को यूज ही नहीं करते, क्योंकि भाई काई स्क्वायर क्या है आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ठीक है।
टी टेस्ट आपका पैरामेट्रिक, तो टी टेस्ट के अंदर कॉन्टिन्यूस डेटा का यूज हो रहा है, तो chi स्क्वायर के अंदर थोड़ी हो सकता है आपका। इट इज दिस, ये किसके लिए होता है, कैटेगरीज के लिए, इंक्लूड बोथ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। वहां पर क्या था, ऑर्डिनल, इसमें क्या होता है, नॉमिनल ऑर्डिनल दोनों होता है आपका। तो इसलिए आपका क्या था, जो ये वाली स्टेटमेंट थी आपकी सेकंड वाली, ये गलत थी, और ये भी आपकी क्या है, गलत ही है आपकी। टी टेस्ट ओनली व्हेन डिपेंडेंट, जब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, कंटिन्यूस में मेजर होगा। तो ये मैंने बता दिया कि सिर्फ कंटिन्यूस में ही नहीं, बाकी में भी इनको मेजर किया जा सकता है आपका। चलिए, ये देखो, ये थोड़ा अलग था। आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर ये आपका गलत हुआ था तो ये ठीक है, ये लॉजिकल था थोड़ा। मैंने क्या बोला है, हर किसी यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो 5 में से 4 क्वेश्चन आपके बहुत आराम से सही हो सकते हैं। ये जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए ना, सारे पढ़ाए हुए हैं मैंने, सारे के सारे पढ़ाए हुए हैं, कोई ये वाला छोड़ के, जैसे या फिर एक प्लेगरिज्म का छोड़ के आपके, तो वो क्या है, एक ही सेट में एक ही तो क्वेश्चन आएगा ना आपका। यूजीसी केयर लिस्ट इंक्लूड ऑल द स्कोपस, वेब ऑफ साइंस एंड एमएलए इंडेक्स्ड जर्नल। इसके अंदर तो ये तो सही है, यूजीसी केयर के अंदर आपके ये स्कोपस भी आता है, वेब ऑफ साइंस भी आता है, एमएलए इंडेक्स जर्नल भी आता है आपका। स्टेटमेंट 2 क्या बोलती है, ओपन एक्सेस जर्नल आर प्रीडेटरी जर्नल। जी नहीं, ये प्रीडेटरी जर्नल नहीं होते हैं। अब इसमें ओपन एक्सेस जर्नल क्या होते हैं, ये इसका मैंने लिखा नहीं है नोट्स, ये चलो थोड़ा सा तो यार तुम भी कर लो, इसका थोड़ा सर्च करना, गूगल करना, 4 से 5 लाइन लिख लेना इसके अंदर ये, और यूजीसी केयर के बारे में भी लिख लेना, क्या होता है, क्या चीजें होती हैं इसके अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी ये वाली सही थी, लेकिन ओपन एक्सेस जर्नल्स आप प्रीडेटरी जर्नल्स आपके नहीं होते हैं, फॉल्स हो गया। ये हो गए आपके 22 फैब के मॉर्निंग सेट के क्वेश्चंस हो गए हैं। अब आते हैं आपके इवनिंग सेट के क्वेश्चंस यहाँ पर। वाइल रीडिंग रिसर्च पेपर, देखो मैंने क्या बोलते हैं, एब्रीवेशन वाले क्वेश्चन इतने ज्यादा आए हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा आए हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका, वाइल रीडिंग रिसर्च पेपर और रिसर्च रिपोर्ट्स ऑफन वन कम्स अक्रॉस द एब्रीवेशन विज, विच के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, किसके लिए, ये तो तुम्हें पता होगा, नेमली विज डैश, तो नेम के लिए ही यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये बाकी की ना चीजें लिख दी हैं इसके अंदर। नेमली का यूज होता है आपका, ये देखिए, जैसे कि एटसेट्रा एंड सो फोर्थ, सी एफ कंपेयर के लिए, विज के लिए आपका नेमली, इबिट के लिए होता है इन द सेम प्लेस, आपका अगर सही उसी सेम प्लेस पे आप कोई चीज रेफर कर रहे हो। ओपीसी, ये इंपॉर्टेंट है आपके, ओपीसीआईटी क्या होता है, इन द वर्क ऑलरेडी साइटेड, यानी कि पिछले पेज पर आपने कुछ काम किया हुआ है, तो उसी पेज के दूसरे तीसरे चौथे पेज पर आप कोई काम कर रहे हो, तो वहां पर ओपीसीआईटी लिख दो कि ये चीज पहले ही हमने साइट कर रखी है। एनडी क्या होता है, नो डेट, एन डी नो डेट। ईटी सीक्वेंस एंड द फॉलोइंग, फॉलोइंग के लिए क्या होता है आपका सीक्वेंस। क्यू भी होता है आपका विद सी, यूज टू डायरेक्ट टू अनदर प्लेस और सोर्सेज, सारे यहाँ पर लाकर लिख दिए हैं मैंने आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्या मैथ आ गया इसके अंदर, मैथ नहीं आती भाई मुझे, चलो मैथ नहीं है ये एक नया कंसेप्ट आया आपका, ये न्यू कंसेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना, मैं पूरा कंसेप्ट यहीं पर करा दूंगी आपको। A student submitted PhD thesis in a university. Upon scrutiny, it is found that his and her thesis has a similarity content of 35%, यानी कि ये क्या है यहाँ पर, प्लेगरिज्म है ना। उसने अपने थीसिस को डिपॉजिट किया, उसके अंदर 35% का जो कंटेंट है वो सिमिलर निकला बाकियों से, यानी कि कहीं से लिया है उसने। दिस वुड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ प्लेगरिज्म, देखो प्लेगरिज्म का कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू यूजीसी, कौन से, अगर 35% का कंसेप्ट मिलता है, कंटेंट मिलता है, प्लेगरिज्म मिलता है, तो वो कौन से लेवल का आपका प्लेगरिज्म माना जाएगा। तो इसमें ये चीज याद रखोगे आपका, वैसे ये आएगा आपका लेवल 1 में। अब देखो इसमें लेवल 1 में कौन कौन सी चीजें आएंगी यहाँ पर। लेवल 1 में क्या आता है आपका, देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। लेवल 0 में तो कोई प्लेगरिज्म आएगा ही नहीं, यानी कि 100% क्या है आपका एक्यूरेट डेटा है इसके अंदर, ओरिजिनल वर्क है सारा। लेवल 1 में अगर आपको 10% किसी के साथ प्रॉपर मैच करता है तो वो लेवल 1 में, 11 से 40 तक मैच करता है, इसमें क्या था, 35% था ना आपका इसके अंदर। इसका आंसर लेवल 1 नहीं है, 11 से ज्यादा तो गलत है आंसर, लेवल 2 होगा यहाँ पर आपका, क्योंकि 35% मैच किया है ना। तो 11 से 40 वाला क्या होगा आपका, लेवल 2। 41 से 60 वाला लेवल 3, 40 से 4 वाला ये वाला अबव 60 लेवल 4। सेल्फ प्लेगरिज्म सबमिटिंग वंस ऑन वर्क विदाउट प्रॉपर साइटेशन, और लेवल 5 में क्या आएगा, आपने किसी और का वर्क ही सबमिट कर दिया, वो लेवल 5 में आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, अब इसी से ना आपके देखो, जब ये नया कंसेप्ट आया तो इससे ना हर शिफ्ट में अभी इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए होंगे इसके लेवल 1 से यहाँ पर, तो ये आगे भी बनने के चांसेस है इसके, तो इनको थोड़ा सा हमें क्या करना है, डीप में करना है। जो मैंने ये रहा आपकी चीजें, इतने मजे आ रहे हैं ना तुम्हारे, तुम्हें ऐसा मिल रहा है कि हर चीज थाली में परोसी हुई, सिर्फ पढ़ना है, पढ़ भी क्या रहे हो, सुन रहे हो, मेहनत तो हम ही कर रहे हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं।
सुन लो, तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं मेहनत। चलो, लेवल 1 में कोई प्लेगरिज्म नहीं आता, जहाँ पर कोई भी प्लेग डिडक्ट नहीं होता। आपका सारा वर्क क्या होता है, ओरिजिनल होता है, कहीं का भी अनओरिजिनल कॉन्टेक्ट आपका नहीं मिलता है। सिमिलर टू 10% का जब हमें कॉन्टेक्ट मिलता है आपका, टिपिकली इन्वॉल्व्स इंस्टांसेस वेयर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द वर्क शोज सिमिलरिटी विद अदर सोर्स। दूसरे सोर्सेज के साथ सिर्फ 10% तक का ही आपका मैच करता है। तो ये क्या होता है, कॉमन फ्रेजेस, कोटास, प्रॉपर साइटेशन, ये बहुत नॉर्मल सी चीजें होती हैं। एक बात बताओ, अगर तुम किसी को बिब्लियोग्राफी बोलोगे तो वो बिब्लियोग्राफी ही लिखा जाएगा, उसको उस लाइन की डेफिनेशन वो है तो वही लिखी जाएगी, वो हर जगह भी लिखी जाएगी। तो ये कॉमन चीजें हैं आपकी। लेवल 2 में क्या आएगा आपका, सिग्निफाइज अ मॉडरेट लेवल ऑफ सिमिलरिटी, और ये थोड़ा मॉडरेट लेवल में आता है। इसके अंदर क्या होगा, पोर्शन ऑफ द वर्क इज फाउंड सिमिलर, यानी कि 11 से 40% तक का पोर्शन आपको दूसरे वर्क के साथ मैच होता हुआ मिलता है यहाँ पर। लेवल 3 में वही चीज आपकी 41 से 60% से डिडक्ट होती है सिमिलर अलग सोर्सेज के साथ। सजेस्ट अ मोर सीरियस केस ऑफ अनओरिजिनल, ये थोड़ा सीरियस हो जाता है आपके, यानी कि मोर देन हाफ आप ले रहे हो यार दूसरे का कंटेक्ट से, ये तो गलत है ना। आपका हेल्प ले लो थोड़ी, लेकिन पूरा थोड़ी चेपना होता है। होता है ना, जब पेपर कर रहे होते हैं यहाँ पे, भाई तू हेडिंग हेडिंग दिखा दे बस, बाकी का मैं लिख लूंगा। कुछ ऐसे होते हैं जो हेडिंग में लिखेंगे, एक एक लाइन में लिखेंगे, यानी कि वो हेडिंग के बाद एक्सप्लेनेशन भी खुद नहीं कर सकते हैं पेपर के अंदर। उनसे ज्यादा डफर कोई नहीं होता है लिटरली। चलिए, लेवल 4 में यानी कि 60% से भी अबव गया आपका, तो ये क्या होता है आपका, सीरियस ब्रीच। ब्रीच मतलब किसी चीज को तोड़ना। इंटीग्रिटी यानी कि ब्रीच ऑफ आपकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उसको तोड़ना ही बिल्कुल माना जाएगा लेवल 5। और लेवल 5 क्या रहेगा आपका, सेल्फ प्रेगलेशन, जहां पर आपने क्या कर दिया, अपने सबमिट देयर ओन प्रीवियसली पब्लिश वर्क विदाउट प्रॉपर साइटेशन ऑथराइजेशन। पुराना पेपर जो आपने लिखा हुआ था उसमें कोई भी साइटेशन, कोई भी ऑथराइजेशन नहीं करी, उसी को आपने दोबारा चेप दिया है। तो ये तब क्या हो जाता है, एथिक्स। ये ना जो है आपका प्लेगरिज्म जो होता है ना, बिजनेस आपका रिसर्च एथिक्स का पार्ट आता है यहाँ पर। क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी, बोला था ना मैंने, एथिक्स आजकल थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है आपका एथिक्स वाला टॉपिक। तो एथिक्स से ये थोड़ा एथिक्स से इन्होंने निकाल के थोड़ा डीपली में ले गए इस बार ये। तो नेक्स्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। चलिए, अरे कहाँ गया ये, अच्छा ऊपर चला गया। Okay, next. The part of research paper that give an overview of the field to be investigated and investigators' hypothesis about the researcher outcomes. अब तुम्हें पता क्या लग रहा होगा, यार ये क्या क्वेश्चन है, तो समझ में ही नहीं आ रहा। भाई पहली लाइन में आंसर है इसका, पहली लाइन में। पार्ट ऑफ अ रिसर्च पेपर, आपके रिसर्च पेपर का वो पार्ट जो आपको पूरे रिसर्च पेपर का क्या देता है, ओवरव्यू देता है। आपने इस रिसर्च पेपर में आगे क्या काम किया है, क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, किस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेटेड किया, क्या आपने प्लान बनाया, टेंटेटिव स्टेटमेंट क्या रही है आपकी। इससे ज्यादा इजी किस में लिखा होता है ये, यार अब तो इसका तो तुम बता दो मुझे, इंट्रोडक्शन में लिखा होता है, नहीं लिखा होता सब कुछ कि किस चीज के ऊपर करी है, क्यों करी है, ओवरव्यू क्या है, किस चीज के यहाँ पर क्या करी है, क्या स्टेटमेंट ली है हमने, ये इंट्रोडक्शन में ही तो लिखा होता है सब कुछ। अभी बताओ बस तुमने क्या करा, जल्दी जल्दी में टेंशन में तुम इन चीजों को ना समझ नहीं पाते हो यहाँ पर। इतना इजी क्वेश्चन बताओ, ये तो वो वाली बात हो गई कि हम सबसे पहले पेज पर हमारा क्या होता है, इंडेक्स बनता है, क्या है वो, बताओ किसको नहीं पता होगा ये देखो इंट्रोडक्शन। चलिए, ये देखो ये कराया था नहीं कराया था, कराया हुआ है आपको, लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल कोरिलेशन रिसर्च आपकी। अ स्टडी इन विच अ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट इज ऑब्जर्व एंड मेजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्या बताया था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि भैया रिसर्च को करते करते लंबा टाइम हो गया है, यानी कि क्या हो गया, सेम रिसर्च डिफरेंट टाइम। कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, ठीक है। और क्या होता है, सेम रिसर्च, सॉरी डिफरेंट रिसर्च सेम टाइम, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, सिंपल। क्या था इसके अंदर, ये देखो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, यहाँ पर ये देख लो सारे। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होती है आपकी, बेसिकली involves study the same individual or a group over an extended period of time to observe change or trend over a time। यानी कि एक ही रिसर्च के ऊपर हम बार बार अलग अलग टाइम पर टाइम कर, जैसे कि अभी हमने एक फेब में कर ली, एक मार्च में कर ली, एक अक्टूबर में कर ली, अलग अलग टाइम पीरियड पे हम कर रहे हैं ताकि हम ट्रैक कर पाए हाउ वेरिएबल्स इन्वॉल्व एंड कैन हेल्प आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन में क्या होता है आपका, कलेक्ट डेटा फ्रॉम डाइवर्स ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट एट अ सिंगल पॉइंट ऑन टाइम। डाइवर्स ग्रुप यानी कि डिफरेंट रिसर्च, single time at a same time, different research same time, क्रॉस सेक्शनल। ये दोनों कराई थी आपकी, डेस्क्रिप्टिव स्टडी का पार्ट होती है आपके दोनों, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च का पार्ट है, डेस्क्रिप्टिव स्टडी के पार्ट है दोनों आपके, ये भी बता देती हूँ लो, एक के साथ एक फ्री चीज।
अब है यहाँ पर कोरिलेशन क्या बताती है, आपको क्या बताया था अभी पिछले वाला क्वेश्चन कराया नहीं था, रिलेशनशिप एसोसिएशन किसके बीच में, दो या दो से ज्यादा रिलेशन वेरिएबल्स के बीच में, यानी कि अगर एक वेरिएबल चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पर क्या इंपैक्ट पड़ता है उसका, वो क्या होता है आपका कोरिलेशन। आर्काइवल में क्या होता है आपका, इन्वॉल्व्स एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट, आर्काइव जो आपके हो चुके हैं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड हैं, डॉक्यूमेंट है, डेटा है आपके, सभी चीजों की जब हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं, वो आपकी आर्काइवल रिसर्च आती है। इतना आसान यार, पेपर 1 से बच्चे घबराते हैं, पढ़ के तो देखो एक बार मुझसे, तुम कैसे घबराओगे फिर। चलिए, इन केस ऑफ ये देखो क्वालिटेटिव यानी कि इंडक्टिव, और बोलो इंडक्टिव यानी कि फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल यानी इंडक्टिव यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल यानी कि पोस्ट पॉजिटिज्म, और क्या हो जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड, और कौन सा नाम हो गया, चलो जो बता दूं वो कमेंट में लिख देना जिसको पता है, साथ साथ लिख दिया करो, बाद में याद नहीं रहेगा, थोड़े कमेंट बढ़ जाएंगे, मेरे भी रीच बढ़ जाएगी उससे, ये थोड़ा मेरा सेल्फिश भी होता है बट तुम्हारा भी होता है, ठीक है ना। ओके, इन इन केस ऑफ क्वालिटेटिव फिनोमिनन, यहाँ पर क्या है आपका, वी हैव डेटा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन एट्रीब्यूट ऑफ और मोर देन वन एट्रीब्यूट, बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो आपकी क्वालिटेटिव फिनोमिनन के अंदर, हिंदी में पढ़ते हैं चलो। गुणात्मक घटना के मामले में हमारे पास एक विशेषता या एक से अधिक विशेषताओं की उपस्थिति के आधार पर डेटा होता है, सही बात है ये तो। विथ सच डेटा आगे में इंग्लिश पढ़ी, विथ सच डेटा एज मेंशन इन स्टेटमेंट अबव वन अबाउट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में टेक फ्रॉम द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल क्या होता है, वन और मोर देन टू, ठीक है, यानी कि जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर वन और मोर देन वन एट्रीब्यूट, वही तो आपका देखो, अगर सिर्फ वन होगा तो यूनी हो जाएगा ये, ठीक है, यूनिवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक या दो या एक से ज्यादा हो गया तो ये बाइनोमियल हो गया, तो इनके दोनों सही हो गए ना आपके इसके अंदर, बाइनोमियल भी बताया हुआ है तुम्हें, ये क्वालिटी ये तो तुम्हें पता ही है इसके अंदर। ये देखो इसका आंसर, बोथ स्टेटमेंट वन एंड ट्रू आपकी, सिंपली ये देख लो भैया, आपका बाइवेरिएट क्या होता है आपका, ये बाइवेरिएट के बारे में बताया हुआ है, जब दे आर टू पॉसिबल आउटकम फॉर ईच ट्रायल लेबल एज सक्सेस एंड फेलियर, दोनों क्या होते हैं यहाँ पर, दो पॉसिबल आउटकम होते हैं, हेड या टेल हो गया आपका, कोई भी कॉइन उठाओगे तो वो क्या है, बाइवेरिएट आउटकम है आपका, प्रोबेबिलिटी है आपकी, चांसेस है, दो चांसेस है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, ट्रायल्स, और दोनों क्या है, ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है, तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट थोड़ी है वो कि हेड आएगा टेल आएगा, तुम्हारी मर्जी पे थोड़ी खेल रहे हैं वो आपके, यानी कि जो वन ट्रायल है दूसरे उसका दूसरे ट्रायल पर कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ता है। एंड देयर इज अ फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल डिजाइन एंड नंबर ऑफ, एंड ये हमें पहले से फिक्स है कि हम 4 बार उछालेंगे कॉइन को, 5 बार उछालेंगे, तो ट्रायल का जो अमाउंट रहता है, अमाउंट क्या कह रही हूँ मैं, ट्रायल का जो नंबर रहता है वो आपका फिक्स रहता है, सिंपल। ये हो गए आपके 22 फेब वाले यहाँ पर क्वेश्चंस। नेक्स्ट में हम करेंगे आपके बेसिकली 21 के मैंने करा दिए हैं आपको मॉर्निंग इवनिंग दोनों, 22 के मैंने आपको करा दिए हैं मॉर्निंग इवनिंग दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 23 फेब के, बच्चे मैं एक बार में सारे करा सकती हूँ आपको, लेकिन उससे क्या होगा, वीडियो एक ही बन पाएगी ना मेरी ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा करो, अच्छे से करो, जितना आज कराए, जो भी आपका जैसे इसमें इसमें आपको जो प्लेगरिज्म के लेवल आए हैं 0 से लेकर 5 तक, उनको अच्छे से यहाँ पर कर लो, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा और जान लो, चीजों के बारे में थोड़ा कर लो, लेकिन इतना अच्छे से कर लो ना कि उसके अंदर गलत होने के चांसेस नहीं होने चाहिए आपके, यही मेरा मेन कंसेप्ट है आपको अभी थोड़ा थोड़ा कराने का, एक एक दिन के लेकर चलते हैं, एक एक सेट को उठाकर चलेंगे प्रॉपर आगे तक, बहुत क्वेश्चन है यार, तुम्हें पेपर तक मैं क्वेश्चन ही कराती रहूंगी यहाँ पर, दिक्कत मत लो तुम, बट जुड़े रहो बस थोड़ा। चलिए, दिस इज इनफ फॉर टुडे, इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस, प्लीज लाइक माय वीडियोस यार, बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं तुम्हारे ऊपर, नई नई चीजें लेकर आ रही हूँ, उनके सॉल्यूशंस लेकर आ रही हूँ, क्वेश्चंस निकाल कर लेके आ रही हूँ, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट करो चीजों को, कमेंट करो मेहनत के ऊपर, चीजों के ऊपर, पढ़ाया कैसा है, मेहनत कैसी लग रही है, क्वेश्चंस कैसे हैं आपके, एक्सप्लेनेशंस कैसी हैं, कमेंट में बताओ तो सही मुझे, ताकि वही तो मेरी मोटिवेशन है ना, कि भाई आपको समझ में आ रहा है, तो दैट इज माई मोटिवेट, मैं भी ज्यादा मोटिवेट होंगी, आगे कुछ और अच्छा करूंगी आपके लिए, इसके लिए यहाँ पर। चलिए, तो लेते हैं आपसे विदा इस वीडियो से, बाय बाय।